बच्चों इस साल आपको 6 चैप्टर्स फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं। तो अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें बच्चों तो है वो मैग्नेटिक सोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड है बच्चों सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फोर्थ है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिफ्थ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड सिक्स्थ इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये तो बच्चों आपके 6 चैप्टर्स हैं जो इस साल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल अगर वेटेज मान के चलें तो अब जो बोर्ड्स का पैटर्न चेंज हो गया, कई सारे MCQs आ गए हैं, तो बोर्ड्स का चेंज कर दिया पैटर्न, तो थोड़ा सा ये है ना 24-25 मार्क्स के आसपास ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर्स आपके आएंगे और ये 3 जो चैप्टर्स हैं आपके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई, ये बेसिस है बच्चों, लाइट के ऊपर पूरा बेस है। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो, मतलब एक एनर्जी का सोर्स है उनका। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं इस साल आप। तो पहले बात करेंगे, तो आज जो ये लेक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उस पर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है आज इलेक्ट्रिसिटी का, तो सीधे इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक इंट्रो था कि आपको पढ़ना क्या है पूरे साल। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी तो एक ऐसा नीड हो गई है हमारी, एक ऐसी नीड है जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। अप्लायंस, होम, घर के लिए बात करें तो घर में जितने अप्लायंसेज हैं उनको रन करने के लिए मशीन इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको बड़ी बड़ी मशीन्स को रन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे कहीं भी ट्रेन्स की बात करें, ट्रेन्स को पुल करा जाता है, मेट्रो ट्रेन्स है, इतनी सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड तो हर फील्ड में आ गई है अब। ठीक है, तो इसकी नीड बहुत है। तो अब जो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों आपको इसमें पढ़ना है मेन चीज़ें इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, हीटिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कई सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए अगर बात करें ना, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ में आएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो देखो एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखो, अगर एक कॉम को लीजिए आप। ठीक है, एक कॉम लेते हैं और मान लीजिए पेपर्स के छोटे छोटे कुछ पीसेस रखते हैं और उसके सामने उसे लाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो कुछ नहीं होने से क्या हुआ, अच्छा फिर आप क्या करिए, उसे ड्राई हेयर पे कॉम करिए। ड्राई हेयर से कॉम करने पर कॉम से आपको आप जब अगेन उस पर पीसेस पर लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, वो फोर्स क्रिएट करेगा, इससे पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे कॉम की तरफ। बहुत बेसिक एग्जांपल है क्लास 6 का। ठीक है, तो अब देखो ऐसा होता क्यों है और ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने उसे ड्राई हेयर पर कॉम करा, रब करा, तो रब करने से क्या हुआ, उस पर चार्जेस क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट हुए, उन्होंने उस पर फोर्स क्रिएट करा उस पेपर पर और पेपर को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, इससे पहले की अगर बात करें तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो कॉम था वो कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, रब करने पर चार्ज क्रिएट हुआ। तो दीज आर द चार्जेस। अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करा गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप से कौन कौन से, नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो 2 चीज़ें पता लगेंगी, 2 तरीके के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब तो ये 2 तरीके के चार्जेस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेगा, एक्सपेरिमेंटली देखेगा, पता लगाया गया। तो देखो अब इन दोनों अगर चार्जेस की बात करें तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं। अगर उन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं तो चार्जेस, मतलब चार्जेस के बारे में वही मेन प्रॉपर्टीज़, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तो आपको जो प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसके बाद आगे जितना आगे जाओगे उतनी ज़्यादा आपको मेन चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो अभी 10th क्लास में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी।
एक बच्चों अनलाइक चार्जेस के बारे में, सेकंड वन इज द लाइक चार्जेस के बारे में। तो अनलाइक चार्जेस बच्चों ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रेपेल ईच अदर। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रेपेल करते हैं। थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसका क्या मतलब है। अब देखिए अनलाइक चार्जेस मतलब क्या हुआ, जो आपस में सेम ना हो। जैसे मान लो चार्ज कितने टाइप के, चार्ज तो दो ही तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, तो अगर ये पास में आएंगे तो ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब मान लो कोई सेम चार्जेस आ जाते हैं, सेम चार्जेस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ऐसे चार्जेस आएंगे तो ये दूर भागेंगे बच्चों, दूर भाग जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अब एक सामने वाला बंदा आता है, वो कहता है मेरे को फिजिक्स पढ़ाना पसंद है। तो क्या होगा, एक कोलैबोरेशन होगा हमारे बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी। बॉन्डिंग क्यों बनेगी? अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों यार? क्योंकि देखो मेरे कॉन्सेप्ट अलग है, उसके कॉन्सेप्ट अलग है, तो कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, वो अलग चीज़ है, वो मेरी अलग चीज़ है, तो हम सोचेंगे नहीं यार सही है, टाइम बचेगा। तो क्या हुआ, तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, बॉन्डिंग बनेगी। अब देखो सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं। अब लाइक चार्जेस की अगर बात करें, मान लो सिंपल जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अब सामने वाला बंदा भी आके केमिस्ट्री पढ़ाए, तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट्स दोनों के सेम है। वो कहेगा मेरे को ज़्यादा से अच्छे आता है, मैं कहूँगा मेरे को ज़्यादा अच्छे आता है, तो क्या हुआ, एक रिपल्जन फोर्स बनेगा, एक रिपल्जन बनेगा, एक क्रिएशन होगा, दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो सिंपल क्या होता है, लाइक चार्जेस जितने भी होते हैं बच्चों सिंपल पास में नहीं आते, कभी भी दूर भागते हैं, ठीक है। और जितने भी अनलाइक चार्जेस हैं जो अलग सोच रखते हैं वो बंदे पास आएंगे ना, तो सिंपल यही चीज़ है। अब अलग वाले यहाँ पर पास आते हैं और जितने भी सेम है वो दूर भागते हैं। दो चीज़ आपको याद रखनी है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। एक बिल्कुल पॉइंट है, एकदम याद कर लीजिए अभी इसी वक्त, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई, ठीक। अब तो चार्जेस के बारे में इतना मैंने बताया, अब कुछ चीज़ें और बात करते हैं इसमें चार्जेस के बारे में थोड़ा सा। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अगर चार्ज की एसआई यूनिट की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे कूलम, उन्होंने क्योंकि चार्ज को डिफाइन करा था अच्छे से, तो इसीलिए एसआई यूनिट भी उन्हीं के नेम की दी गई। इसीलिए चार्ज कंटेन 1 कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो 1 कूलम होती है, ऐसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सी इज फॉर कूलम, ठीक है। ये तो बात हो गई चार्ज की, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक। अब कूलम क्या होता है, कूलम को डिफाइन कैसे करें? तो बेटा 1 कूलम is defined as the force exerted by the charge on the other charge of 9 into 10 the power 9 Newton in 1 meter apart। क्या वो मतलब इसका बच्चों को 1 कूलम वो होता है, 1 कूलम को डिफाइन करा गया तो इस तरीके से करा गया कि मान लो 2 चार्ज है, एक मान लो ये चार्ज है, एक मान लो ये चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्जन है, जो भी हो रहा है, तो वो जो फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे बच्चों, तो वो 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन का तो करेंगे, पर उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो 1 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। अगर वो 1 मीटर की दूरी पर है 2 चार्ज, 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर 2 चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और ऐसी यूनिट को बोलते हैं बच्चों कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। तो कूलम क्या समझा दिया, कूलम क्या होता है, ठीक। अब जितना भी मैटर है वो किससे बना बच्चों? तो जितना भी मैटर है हमें पता है वो किससे बना है, कुछ पॉजिटिव कुछ चार्जेस से बना है, ठीक है। तो अगर बात करें सिंपली, जितना भी मैटर है वो बना है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। तो अगर मैटर को देखें ध्यान से, तो मैटर जो बना है किससे बना है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन्स को हम जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना उन्हें बोलते हैं प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज को, और जितने भी निगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दो बातें याद होनी, ठीक। प्रोटॉन्स जो के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पर बात करें तो इस पर भी इतना ही निगेटिवली चार्ज होता है,
इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का प्रोटॉन्स पर, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का। बस यही इनके बीच में डिफरेंस है, वैल्यू में और कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना ही डिफरेंस है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, ये बात हो गई। देखो एक बात कही जाती है कि कूलम इज़ अ बिगर ऐसा यूनिट, ये बात बुक्स में लिखी हुई है, कई जगह पर लिखी है, बच्चे समझ नहीं पाते बिगर ऐसा यूनिट क्यों है, वो इतनी बड़ी क्यों मानी गई। तो उससे देखो एक कॉन्सेप्ट लेकर कुछ करते हैं कि 1 कूलम इज़ अ वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है एज़ कम्पेयर टू द पर्टिकुलर चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अगर पर्टिकुलर चार्ज की बात करें प्रोटॉन्स की, तो वो कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है। ठीक है, इतना चार्ज उस पर है, और हम बात कर रहे हैं 1 कूलम की, तो 1 कूलम इससे बड़ा है, कहीं ज़्यादा बड़ा है, ये कही जाता है। तो इसे कैसे समझे, एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा आसानी से। कैलकुलेट द, एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व, इससे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैलकुलेट करके बताइए हमें। वही कह रहा है। देखो जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो देखो 1 किस पे 1 कूलम पर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम पर होता है। ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, इतना चार्ज सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर ही तो इतना चार्ज होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1 हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 1 कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज पर। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 कूलम देखें तो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। दैट इज बिकम्स 1/10⁻⁹ अपॉन 1.6, और दिस इज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बात क्लियर हुई कि यार देखो ये बात, अब देखो 1 कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6.25 × 10⁻18। 10 की पावर जो देखो वो पॉजिटिव है, 10⁻18 है, पॉजिटिव पावर है, यानी कई मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम के अंदर होते हैं। तो जो इसीलिए मैंने कहा कि एक कूलम जो है बहुत बड़ी यूनिट है, इज़ अ बिगर यूनिट एज़ कम्पेयर टू द पर्टिकुलर चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके पर्टिकुलर चार्ज को देखो होगा तो कूलम उसके सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट मानी जाती है। ऐसा क्यों है पता लग गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है और वहाँ पर एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, अगर हम देखें तो देख नहीं सकते इतने इलेक्ट्रॉन्स तो एक साथ। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक, ये तो मैंने बात करी यार आपके सामने कि क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एक बार जल्दी से समराइज़ करते हैं यार पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या था। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर बात करें तो पहला पॉइंट बताया कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सेकंड बताया लाइक चार्जेस रिपेल, थर्ड बताया एसआई यूनिट इज कूलम, फोर्थ बताया प्रोटॉन्स चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो पूरी बात हुई यार चार्जेस के बारे में कि चार्जेस पर क्या बताया गया। मैंने चार्जेस बताया कि अनलाइक चार्जेस इतने होते हैं सारे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं दूर भागते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम होती है हमेशा है, देखो उसको C से डिनोट करा जाता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम के अंदर हमने कैलकुलेट करके भी दिखा दिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि यार
क्या चार्जेस के बारे में याद रखना है हमें, सिर्फ ये 6 पॉइंट्स चार्जेस पर ध्यान रखने हैं, इसी से क्वेश्चन चार्ज पर बनकर आता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो चार्जेस की बात हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर पर थोड़ी सी बात करेंगे। So the next topic is conductors and insulators, ठीक है बच्चों, conductors and insulators। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं उस पर बात करनी है थोड़ी सी। तो देखो कंडक्टर और इंसुलेटर बहुत कॉमन है, 6th क्लास में पढ़े होंगे, 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में पहले बताता हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो बच्चों देखो एक बात, पहले तो 2 बातें करते हैं, ठीक है। पहली बात क्या, पहली बात ये कि जितने भी कंडक्टर्स होंगे वो अपने अंदर वो, यानी सिंपल एक बात कहेंगे, वो सब्सटेंसेस जिसमें चार्जेस का फ्लो होगा वो सारे कंडक्टर्स होंगे। पहली बात बोली, पहली बात क्या बोली कि जितने भी जो भी सब्सटेंस अपने अंदर चार्जेस का फ्लो कराएंगे वो तो होंगे कंडक्टर्स, पहली बात, ठीक। सेकंड बात ये कि जो फ्लो होता है चार्जेस का, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज के फ्लो को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चार्ज का अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ये बात कन्फर्म। तो 2 बातें क्या बताई, एक तो ये कि वो सब्सटेंसेस जिसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है उन्हें कंडक्टर बोलेंगे, और दूसरी बात ये कि चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो अगर दोनों बातों को कंबाइन करें तो ये बात बोल सकते हैं कि 2 सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी can be flow are known as conductors। कंडक्टर्स बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ऐसा क्यों बोला, सीधे बोल सकते थे ये बात, लेकिन इससे 1-2 बातें क्लियर हुई। एक बात ये कि कंडक्टर्स वो भी सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर चार्ज फ्लो होता है, दूसरी बात ये कि जब भी चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। 2 बातें यहाँ से क्लियर करी, तब जाकर एक डेफिनेशन बनी कि एक वो सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वो कंडक्टर है, सिंपल एक लैंग्वेज में लिख दी, ठीक है। अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो बेटा सिंपल यही देखो कि 2 सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो जो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। वो सारे सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी वो इंसुलेटर्स हो गए, वो सारे सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो सारे कंडक्टर्स होगा। इनके पीछे कॉन्सेप्ट बता दिया। अब तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, छोटे से कि एग्जांपल ऑफ कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर्स के एग्जांपल बेटा सारे मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। मेटल्स में अगर बात करें तो एल्यूमिनियम की बात कर सकते हो आप सबसे आगे, ठीक है। एल्यूमिनियम है द बेस्ट मेटल है। अगर बेस्टेस्ट मेटल की बात करें तो सिल्वर इज़ द बेस्टेस्ट मेटल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेटल है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होता है। अगर इसकी बात करें तो कई 100 सालों तक इसकी इलेक्ट्रिसिटी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, इस पर कार्बन नहीं आता कभी इसकी इलेक्ट्रिसिटी से। तो इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर की बात कर सकते हैं, देन कॉपर है, ठीक है। ऐसे कई सारे मेटल्स हैं, ठीक। अब अगर बात करो आप इसमें देखो, अगर इसकी बात करो तो हीटिंग एलिमेंट्स का यूज़ होता है इसमें। देखो हीटिंग एलिमेंट्स का यूज़ करा जाता है, जितने हीटिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर बात करें उसमें मैंगनीन आ जाता है, इनसे सिर्फ एग्जांपल्स को याद रखना है आपको। मैंगनीन आ जाता है, टंगस्टन मेटल खुद आ जाता है, ठीक। तो ऐसे कुछ मेटल्स हैं या हीटिंग एलिमेंट्स हैं, इनका यूज़ हो सकता है, ठीक। सेकंड चीज़ अगर बात करें तो इंसुलेटर्स पर, तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल अगर देखें तो प्लास्टिक्स, वुड, ग्लास, ठीक है। ये सारे बहुत अच्छे एग्जांपल्स हो गए एक्सेट्रा, ठीक। बहुत अच्छे एग्जांपल्स हो गए इंसुलेटर्स के। इंसुलेटर्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी प्रोड्यूस नहीं होती, फ्लो नहीं हो सकती, इनमें इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो तो होगी, ठीक। तो ये तो बात हुई कंडक्टर्स इंसुलेटर्स की, जो अब तक आपने क्लास 6 से पढ़ते आए हो। क्लास 6 से इसे ही पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ा, ठीक है। 6, 7, 8 तक आपने इसे पढ़ा, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कंडक्टर इंसुलेटर्स का, जो 10th क्लास में पता होना चाहिए, एक नॉर्मली पता होता है, आप लोगों को पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है। अब देखो इसी से एक कॉन्सेप्ट बनेगा
इसी से एक कॉन्सेप्ट नया बनेगा, जिस कॉन्सेप्ट को आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है, और उस फ्यूचर में आपको उसी कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? देखो, ये तो कंडक्टर इंसुलेटर्स मैंने 6 से 8 तक के जो आपने पढ़े वो कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी के बेस पे बता दिया। ठीक, अगर कंडक्टर इंसुलेटर्स की बात करें बच्चों, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लाओ, देखो कुछ नई चीज़ें पता होनी ज़रूरी है ना, तो आप कुछ नए वर्ड्स के बारे में जाना होगा। तो मैं इतने बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही कंसेप्ट है जो कंडक्टर इंसुलेटर्स में फिर से लाना है हमें। इस कॉन्सेप्ट को आपको फ्यूचर के लिए या ज़िंदगी भर याद रखना है, क्योंकि जितनी भी आगे ज़िंदगी में फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आगे, उस पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा लागू होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, कंडक्टर्स पर बात करते देखो पहले। तो बच्चों देखो, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो तो कंडक्टर्स होते हैं। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर है, मान लिया एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर्स मैंने क्या बताया, वो सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा कैसा इलेक्ट्रॉन होता है? ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के पास ये इंडिपेंडेंसी है या आज़ादी है इसको कि कहीं भी इस कंडक्टर में ये जा सकता है, मूव ऑन कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। अब देखो मैंने क्या करा, कुछ चार्जेस को प्रोड्यूस करा, कुछ चार्जेस को इस कंडक्टर को दिया। जब मैं इस कंडक्टर को चार्ज दूंगा तब ये चार्ज एंटर करेगा, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन पर जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा, वो मूव करेगा, वहाँ से हटेगा, नया फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, वहाँ से हटेगा, नया फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता रहेगा, मूव ऑन होगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई कि कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर से बात में, जब चार्ज को हमने दिया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट था, क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, उसने इलेक्ट्रॉन चार्ज को पकड़ा और लेकर चल दिया कंडक्टर के अंदर, चार्ज को पकड़ कर लेकर चल दिया। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग बनी है पूरे उसकी, तो इससे करंट का फ्लो हुआ। और वो सब्सटेंस जिसमें, इसीलिए मैंने बोला था प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दो सब्सटेंसेज आर नोन, दैट सब्सटेंसेज आर नोन एज द कंडक्टर्स। ठीक है, वो सारे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होगी वो सारे बोलेंगे कंडक्टर्स बच्चों। अगर इंसुलेटर्स की सिमिलरली बात करें तो सिमिलरली इंसुलेटर्स में क्या होता है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होता, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग होती है, सारे अच्छे से पकड़े होते हैं दूसरे को, कोई भी फ्री नहीं होता कि हम ये चार्ज को पकड़ कर ले जा सकें। इसीलिए क्या होता है, जब मैं इसे चार्ज प्रोड्यूस करूँगा, अब देखो एक बात, छोटी सी बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ तो अभी तक एक हमारे दिमाग में बनी हुई बात क्या है कि इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज कभी नहीं आता, इसी वजह से तो करंट नहीं लगता, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं आया इसीलिए हमें करंट नहीं लगा, यही तो बात हुई बच्चों। ऐसा कभी नहीं होता, ये हमारी बहुत गलत बात है, हम जो सोचते हैं उसको भूल जाओ, क्योंकि चार्ज इंसुलेटर्स पर भी आता है। जब मैं इसे चार्ज दूंगा ना तो ये चार्ज वापस नहीं करेगा, ये चार्ज को ले लेगा और अपने चारों तरफ बाउंडिंग कर लेगा एक चार्ज की, यानी बाउंड कर लेगा अपने आप चारों तरफ, चार्ज को बाउंड करेगा ये। इससे क्या होगा, चार्ज के अंदर मूवमेंट तो नहीं आया, चार्ज मूव तो नहीं करा, पर चार्ज बाउंड कर गया, बाउंड करा, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, हमें शॉक नहीं लगा। अगर मैं इसे करंट के उसमें लाऊंगा ना तो चार्ज इसके अंदर नहीं आएगा, इसके चारों तरफ बाउंड कर जाएगा, जिससे करंट नहीं लगता है। ठीक है, जिससे हमारे, अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर भी हैं। हम बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंडक्टर्स। कंडक्टर की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन आयरन है ब्लड में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो अगर मैं इसे टच कर दूँ, ठीक है, इसके ऊपर आप कहेंगे चार्ज बाउंड हो गया तो करंट हमें भी तो लगना चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस पर बाउंड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कभी अट्रैक्शन नहीं होगा हमारे बीच में। हाँ ये बात है कि मैं अगर भी सर्किट में फिंगर डाल दूँ तो अभी सारे बाल खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आई एम द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मैं बहुत अच्छा कंडक्टर हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। ये कोई भी ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये तो इंसुलेटर्स की बात हो गई कि इंसुलेटर्स क्या करते हैं, चार्जेस को अपने ऊपर बाउंड कर लेते हैं, अपने ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो ये तो कंडक्टर्स इंसुलेटर, इसीलिए इंसुलेटर्स का बेटा यूज़ किया जाता है किसी भी कंडक्टर को ढकने के लिए, उसको ढकने के लिए। अब वायर्स के अंदर जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटर्स की तो होती है, इसीलिए इनकी कोटिंग होती है। क्यों, क्योंकि जब चार्ज प्रोड्यूस होगा इसके अंदर जाएगा और बाकी चार्ज बाउंड कर जाएगा, बाउंड करने से क्या होगा, कोई फोर्स ही प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट लगेगा नहीं हमें, तो बहुत सेफ रहेगा। इसीलिए जो कोटिंग होती है बच्चों, वो सारी इंसुलेटर्स की कोटिंग होती है। ठीक है, ये तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पर बात हो गई।
कि यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनकी बेसिस पे बात करी कि हाँ ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर। क्या कंडक्टर्स होते हैं, क्या इंसुलेटर। तो एक छोटी सी बात में याद करते हैं कि वो सारे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होंगे एंड चार्जेस को फ्लो कराएंगे आर नोन एज कंडक्टर। एंड दूसरी सिंपल लैंग्वेज बोले डेफिनेशन, तो द इन विच द एब्सेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दो सब्सटेंसेस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट देन दीज आर सब्सटेंसेस आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो ये बात हो गई, उसके एग्जांपल्स बता दिए। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर्स का कॉन्सेप्ट खत्म बच्चों, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। दो कॉन्सेप्ट बता दिए आपको, एक बहुत बेसिक जो आपने 6 से 8 तक पढ़ा, दूसरा 10th क्लास का एक कॉन्सेप्ट जो आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगा, हमेशा के लिए याद रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट। तो दो चीज़ें यहाँ से कन्फर्म क्लियर कर दी, कंडक्टर इंसुलेटर के दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब बच्चों बात करते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी की बात आई थी। अब देखो कॉन्सेप्ट पर आते हैं, थोड़ा सा अपने मुद्दे पर आते हैं, भटकेंगे नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले बहुत घूम लिए, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बच्चों बात करें तो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद दो तरीके से क्लासिफाई करा। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बेटा एक तरह की नहीं, दो तरह की होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरह की होती है। कैसे सर, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी कैसी, क्या मतलब? उन्होंने कहा बच्चों पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड वन इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का रुका रहना, रेस्ट में रहना ही स्टैटिक नेचर कहलाता है। तो देखो स्टैटिक की अगर बात करें तो सिंपल अगर देखें तो डू नॉट मूव, जो मूव ना करे, और करंट जो मोबाइल हो, जो मूव कर सके, चल सके। ठीक है, तो स्टैटिक और करंट की बात हुई। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो अभी क्वेश्चन बनेगा दिमाग में, यार अभी तो पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिसमें चार्जेस का फ्लो होता है। जब फ्लो ही नहीं होगा, जब मूवमेंट ही नहीं होगा चार्जेस का, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या बात की रह गई है? तो इसे इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला भैया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? तो बच्चों इसको और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था कॉम्ब का, ड्राई हेयर से। ठीक है, तो ऐसा देखो अगर उसकी बात करें तो मान लो जो कॉम्ब था उस पर चार्ज क्रिएट हुआ, मान लो कॉम्ब है, ठीक है, इस पर चार्ज क्रिएट हुआ ड्राई हेयर्स की वजह से। अब जो ड्राई हेयर्स आपके थे उससे क्या हुआ? चार्ज का क्रिएशन हुआ। अब जो सॉलिड छोटे छोटे पेपर से उस पर इसीलिए खिंचकर चलेगा, उस पर चार्ज आ गया था, उस पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे वो। ठीक है, तो चार्ज क्रिएट होने से क्या हुआ? वो खिंच गया अपनी तरफ। ठीक, ये तो बात हुई है। ऐसा करंट जहाँ पर चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों, ये जो चार्जेस हो रहे हैं ना, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, अपनी जगह को रिप्लेस कर देते हैं या अट्रैक्शन और रिपल्सन कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने बताई कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, जिसमें चार्ज का फ्लो होगा, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी बोली जाएगी बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। स्टैटिक, अब देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्यूचर में पढ़नी है, 10th क्लास में नहीं पढ़नी। ठीक है, 10th क्लास में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं बनता। यानी अब जब भी बात करूंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलूँगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होगा कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये कंफ्यूज मत होना कि जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोला कि वो स्टैटिक है, करंट है। ऑलवेज दैट विल बी द करंट, ठीक है, नॉट स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक है तो वो 10th क्लास में नहीं है, वो 12th में पढ़नी है, 12th में बताई जाएगी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है 10th क्लास में। ये तो एक बात हो गई। ठीक, तो मैंने डिफाइन कर दिया जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट्स ऑफ डिवाइस। अब देखो एक टॉपिक इससे लिए बताना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी से बताने से पहले, इलेक्ट्रिक करंट को बताने से पहले एक टॉपिक बताएंगे, या आज के लेक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो यार एक सिंपल ये एक वर्क डन है। क्या है? सिंपल एक वर्क डन है। जो वर्क डन किस चीज़ का वर्क डन? तो देखो किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क लगा, जो वर्क डन हुआ, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसे थोड़ा और सही से समझते हैं बच्चों। देखो किसी भी एक गिवन पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में
जो वर्क डन लगा वो बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों। अब कुछ का दिमाग में आएगा इन्फिनिटी क्या है, तो बेटा इन्फिनिटी एक कह सकते हैं ना वो डिस्टेंस है जिसकी कोई वैल्यू, जिसका कोई दूरी तय नहीं है। यानी हम कोई भी कह सकते हैं, कुछ भी डायरेक्शन, कुछ भी कितनी भी डिस्टेंस, ऐसी दूरी जो निश्चित ना हो, जो तय ना हो, वो दूरी तो बेटा वो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी समझ में क्या है, बहुत ऐसी दूरी जहाँ तक का हमें पता नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी वो हो गई पहली बात। गिवन पॉइंट हमें पता है, मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, बहुत दूरी से कई किलोमीटर से यहाँ तक लाना है, पकड़ के लेके आ गए, इतना वर्क डन जितना लगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। एक बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन required to attain the unit positive charge from infinity to the given point। एक किसी गिवन पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने तक के वर्क डन को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात क्लियर हो चुकी होगी बच्चों, अब तक बात क्लियर हो चुकी होगी। देखो अब देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है उसका फॉर्मूला देखें बच्चों, तो वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। जिस चार्ज को, जिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के लेके आए हो ना, वही चार्ज है ये, ठीक है। तो वर्क डन की अगर बात करें, मान लो बच्चों वर्क डन क्या किस में होती है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो बेटा वो उसकी यूनिट वोल्ट होती है। अब वोल्ट को डिफाइन कैसे करें, अब वोल्ट को भी बताना है कैसे वोल्ट को डिफाइन करें, तो बेटा वर्क डन की यूनिट कितनी होती है, जूल होती है बच्चों, जूल होती है। 9th क्लास में पढ़ी होगी, 10th क्लास में नहीं पढ़ी, लेकिन 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी गई, 8th क्लास में पढ़ी गई, ठीक है। चार्ज की बात करें तो 1 कूलम, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो 1 वोल्ट क्या हो गया, जूल पर कूलम, ठीक है। यानी वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, वोल्ट इज डिफाइंड एज द फिजिकल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जूल एंड द कूलम, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कि जूल और कूलम की जो जूल पर कूलम जो होता है उसे वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बता दिया बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 9th क्लास का पहला चैप्टर था, सबको बताया गया होगा। स्केलर और वेक्टर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं, किधर से भी आ सकता है, किधर से भी आप चार्ज को उठा के ला सकते हो, वो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। इसका पोटेंशियल की बात हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसी से एक रिलेटेड, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, बिल्कुल इसी से बनकर जो आया एक टॉपिक, उसकी इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। द टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब देखो जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया। अब मान लो कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसमें जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों, इसको मीज़र करने के लिए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, उस यानी कह सकते हैं सिंपल जितना वर्क डन लगेगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन लगेगा ना बच्चों, उसे आप बोलोगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल एक लैंग्वेज में लिख लो, बिल्कुल वही डेफिनेशन याद रखना बच्चों, बिल्कुल वही डेफिनेशन है कि व्हेन द, या बात करो एक मिनट बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो द वर्क डन रिक्वायर्ड टू attain the unit positive charge from, वहां पर क्या था जो infinity to the given point, यहां पर क्या होगा, one point to the other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल पी और डी से बोला जाता है, पी डी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या है, वर्क डन अपॉन
चार्ज, सेम वही फॉर्मूला बच्चों, इसको भी 1 वोल्ट से डिफाइन करते हैं। वर्क डन की यूनिट 1 जूल, 1 कूलम चार्ज, सो 1 वोल्ट इज अ जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये तो बेटा बात हो गई वोल्ट की, बिल्कुल वही चीज़ हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जानी, वही इसका फॉर्मूला सिमिलरली सब कुछ वही सेम है, ठीक। अब देखो इसको मेज़र करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ होता है वो बताना ज़रूरी चीज़ है। तो कोई इसको मैंने क्या बताया, यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट है, VOLT वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज का आपने नाम सुना होगा, तो इससे ही बना है। जो डिवाइस इसका यूज़ कर, जिस डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है, उस डिवाइस का नाम होता है बेटा वोल्ट से बना है वोल्टामीटर। वोल्टमीटर बोलते हैं बच्चों, वोल्टमीटर डिवाइस बनी, ठीक है। इस डिवाइस से आप पोटेंशियल, अब देखो वो पूछेगा वाई बेस्ड डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस कैन मीटर, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कई सारी डिवाइस आगे भी पढ़ाई जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो गए यार कौन से मीटर से बनता है कौन से। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स याद रखो, क्या है वो वोल्ट है, और वोल्ट से बनने वाला मीटर कौन सा है, वोल्टामीटर है। इसलिए आपको याद रखना है वो डिवाइस जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मीटर होगा वो क्या है, वोल्टामीटर है। अब एक बात और बतानी है बच्चों कि वोल्टामीटर जो होता है ना, वोल्टामीटर की खासियत है, वोल्टामीटर की खासियत के नोट पॉइंट पे अभी लिख लेना, इसको आगे क्लियर हो जाओगे जब मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वोल्टामीटर की अगर बात करें तो वोल्टामीटर आर कनेक्टेड ऑलवेज पैरेलल, यानी ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं बच्चों, मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा, वोल्टमीटर को पैरेलल लगाया जाता है इस तरीके से, एक पॉइंट इधर, एक टर्मिनल वोल्टमीटर का ए पर, एक टर्मिनल बी पर, ठीक है। तो एक टर्मिनल इसका किस पर लग गया, ए पर, एक टर्मिनल बी पर लग गया, तो ये जो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया इसका। तो ये थोड़ा सा अभी चीज़ समझ में नहीं आएगी, जो आगे सीरीज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बात बस याद रखना, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के हमेशा पैरेलली ये कॉम लगाया जाता है। तो ये तो बात हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं। तो आज के इस लेक्चर की बात करें तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अब देखो इस लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। इस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया, देन आई विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये तो चार ऐसे टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में बता दिया। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, उसके बाद आप भूलने लगोगे, ठीक है। तो अब जो आगे टॉपिक्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट है, आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं पढ़ने को, बहुत लंबे लेक्चर बनेंगे इसके, ठीक है। तो ये तो अब बात हो गई कि यार इलेक्ट्रिसिटी में आज हमने क्या पढ़ा। तो इसमें से अब कोई भी चीज़ आपको अगर कोई चीज़ डाउट आ रही है, कोई चीज़ प्रॉब्लम बन रही है, तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट डाल दो, मैं चेक करूँगा, मैं आपको बता दूंगा, उस पर भी अच्छे एक दोबारा से कुछ वीडियो बना दूंगा, ठीक है। करूँगा कोशिश कि आपको क्लियर हो जाए वो चीज़, ठीक है। तो अब कोशिश करो कि इसमें से अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर दो, ठीक है। अब उसके अलावा अगर बात करें तो वीडियो पसंद है तो लाइक करो, ठीक है, अपने फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब, तो अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी नए लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।